Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the working principle of ecological footprint, how it works. Later on, the subcategories in the ecological footprint are in the ecological footprint, what are the different types of ecological footprint. मेनली हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कितने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किस तरह काम करता है? इट्स वेरी सिंपल। जनरली हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक साइड पे डिमांड साइड पे काम करता है और दूसरी साइड पे सप्लाई ऑफ नेचर पे काम करते हैं, मतलब दोनों को मैयर करता है। Footprint accounting measure या ecological footprint is the measure of the demand on and supply of nature. नेचर पे डिमांड क्या है और नेचर की सप्लाई क्या है। तो दोनों डिमांड बार बार हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि डिमांड से मतलब कि ह्यूमन किस रेट से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड करती है, मतलब एक्वायर करती है, ले रही है अर्थ से, और नेचर कितना प्रोवाइड कर रही है किस रेट से। ठीक है, ऑन द डिमांड साइड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एड्स अप ऑल द प्रोडक्टिव एरिया फॉर विच अ पॉपुलेशन, अ पर्सन और अ प्रोडक्ट कम्पीट्स। यानी डिमांड साइड पे क्या चीज़ें आते हैं? प्रोडक्टिव एरियाज फॉर विच अ पॉपुलेशन, अ पर्सन या अ प्रोडक्ट। ये मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट लेवल पे भी आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कर सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसका पता लगा सकते हैं कि इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, या कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मेजर द इकोलॉजिकल एसेट्स that a given population or product required to produce a natural resource. It consumes, ये मैंने आपको बताया, प्लांट बेस्ड फूड है, फाइबर प्रोडक्ट्स है, लाइफ स्टॉक है, फिश प्रोडक्ट्स है, टिम्बर है एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, स्पेस फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वही 6 कंपोनेंट जो बात हमने की, यानी उस सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ओवरऑल एंड टू एब्जॉर्ब इट्स वेस्ट। इसके साथ साथ वेस्ट वगैरह ये बार बार हमने पढ़ा, स्पेशली कार्बन एमिशंस, इसका वेटेज ज़्यादा है, इस वजह से स्पेशली वर्ड कार्बन एमिशन के लिए यूज़ किया है। यानी आजकल के जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई वैल्यू है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और वेटेज कार्बन एमिशन का है कि कार्बन एमिशन ईयर वाइज इंक्रीज बहुत ज़्यादा आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, और एक साइड पे फॉरेस्ट कम कर रहे हैं, दूसरे साइड पे एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो बर्डनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज या स्टीपली इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर कैपिटा या ओवरऑल ये बहुत इंक्रीज आ रहा है इसमें। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ट्रैक द यूज ऑफ प्रोडक्टिव सरफेस एरिया। ये मैंने बताया था कि यूज ऑफ प्रोडक्टिव सरफेस एरिया एक इंसान, एक सिटी या एक रीजन के लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, ओवरऑल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, अखराजात कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए कितने बायो प्रोडक्टिव सरफेस एरिया चाहिए। टिपिकली दीज एरिया आर क्रॉप लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फिशिंग। ये वही 6 कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए। तो ये असल में ट्रैकिंग करती है इनकी, ठीक है, इनसे डाटा लेती है और इस बेस पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट करते हैं। ऑन द सप्लाई साइड, अ सिटी, स्टेट और नेशन। सप्लाई साइड पे बायो कैपेसिटी का कंसेप्ट है, वो मैंने आपको बताया कि इट रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स इकोलॉजिकल एसेट्स इंक्लूडिंग क्रॉप लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट, फिशिंग एंड बिल्ट अप लैंड। प्रोडक्टिविटी ऑफ यानी एक रीजन है उसका या एक सिटी है उसकी इकोलॉजिकल एसेट्स के बायो कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, दीज एरियाज स्पेशली इफ लेफ्ट अनहार्वेस्टेड कैन आल्सो सर्व टू ऑब्जर्व द वेस्ट। यानी इवन अगर बाज़ जगहों पे, यानी सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप खेत लगाएं और उसमें फसल उगाएं वगैरह, लेकिन अगर ज़मीन एक ऐसी भी है कि वो सिर्फ वेस्ट एब्जॉर्ब कर रही है और उसको रिसाइकिल कर रही है, तो वो भी बायो प्रोडक्टिव या बायो कैपेसिटी में इंक्लूडेड होती है। इस तरह कार्बन एमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल वगैरह ये भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि इसके सिमुलेशन कौन सी रीजन्स कर सकते हैं, कितनी रीजन। ये तो स्टार्ट में भी हमने पढ़ा। इधर
कि एक साइड पे सप्लाई साइड है, दूसरी साइड पे डिमांड साइड है। तो हाउ मच बायो प्रोडक्टिव एरिया डू वी यूज़ एंड हाउ मच बायो प्रोडक्टिव एरिया इज़ अवेलेबल टू अस। तो अगर अवेलेबल ज़्यादा है इससे तो फिर ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है इससे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जिस तरह रिसेंट ईयर्स में सिनारियो है। यानी रिजनरेट रिसोर्स और ऑब्जर्व वेस्ट, ये एबिलिटी कितनी है अर्थ में, इसको मेजर करना, इसको बायो कैपेसिटी कहते हैं। और दूसरी साइड पे हम कंज्यूम किस रेट से कर रहे हैं, तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। The majority of the resources people consume and the waste they generate can be tracked। ये अब मैंने बताया ना कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं या कंज्यूम करते हैं या वेस्ट रिमूव करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ये आसानी से ट्रैक हो सकते हैं और कैलकुलेट हो सकते हैं। Most resources and waste flow can be converted into biologically productive area required। मोस्ट रिसोर्सेज एंड वेस्ट फ्लो कैन बी कन्वर्टेड, यानी जो रिसोर्स फ्लो है टूवर्ड अ सिटी, टूवर्ड अ कंट्री या टूवर्ड अ पॉपुलेशन, इस या वेस्ट फ्लो जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम इजीली बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया में रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस फ्लोस। यानी आसानी से ग्लोबल हेक्टेयर्स में हमने कन्वर्ट किए, ऊपर हमने यूनिट्स में जो बात की कि हम रिसोर्स कितने कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट फ्लो कितना हो रहा है, ये आसानी से हम बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया में इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये तो हमने बताया ना कि हम इन चीज़ों के असल में मेजर करते हैं कि रिसोर्स कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और वेस्ट कितना रिलीज़ करें, तो उसके लिए कितने सरफेस एरिया चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यानी फुटप्रिंट कंसेप्ट में एक रिसोर्स फ्लो को, वेस्ट फ्लोस को कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया में by scaling each area in proportion to its bioproductivity different types। यानी हर रीजन को अगर हम उसको स्केल अप करें, कंपेयर करें बायो प्रोडक्टिविटी के बेस पे, डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन यूनिट ऑफ ग्लोबल हेक्टेयर। यानी हम फिर कह सकते हैं कि इतने ग्लोबल हेक्टेयर बायो कैपेसिटी है, इस दूसरी रीजन की इतने, यानी सेम यूनिट में अगर हम एक्सप्रेशन करें, ठीक है, हेक्टेयर विद वर्ल्ड एवरेज बायो प्रोडक्टिविटी। ये मैंने आपको बताया कि वो हेक्टर जिसमें वर्ल्ड एवरेज बायो प्रोडक्टिविटी आती है, ग्लोबल हेक्टेयर्स। समझ आ रहे हैं ना? यानी कि कितने हेक्टर्स में वर्ल्ड की एवरेज बायो प्रोडक्टिविटी मौजूद है। मैंने आपको क्रॉप लैंड की डिटेल से कंपैरिजन की ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड की, कि ग्रेजिंग लैंड एक ग्लोबल हेक्टर ऑफ क्रॉप लैंड में क्या होगा, कम एरिया, कम हेक्टर्स होंगे एरिया की, यानी ज़मीन के, क्रॉपलैंड के, बिकॉज उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और दूसरी साइड पे ग्रेजिंग लैंड की बाय प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो एक ग्लोबल हेक्टर यानी उसमें कम हेक्टेयर्स आएंगे, यानी सेम उसमें ज़्यादा हेक्टर्स आएंगे, सॉरी, ग्रेजिंग लैंड में एरिया ऑफ हेक्टर्स ज़्यादा आएंगे, यानी एरिया ऑफ हेक्टर्स ज़्यादा आएंगे विद वर्ल्ड एवरेज बायो प्रोडक्टिविटी। तो ये आसान कंपैरिजन है कि कितने हेक्टर्स ऑफ अ लैंड सरफेस प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी इक्वल टू वर्ल्ड एवरेज बाय प्रोडक्टिविटी। लेट्स से वर्ल्ड एवरेज बाय प्रोडक्टिविटी 5 है, तो एक जगह की ज़मीन यानी क्रॉपलैंड है या ग्रासलैंड है या जो भी है, उसके कितने हेक्टर्स, हेक्टर्स मतलब मैंने आपको कहा कि एक हेक्टर बराबर है किसके, एक सॉकर या 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के। तो कितने हेक्टर्स एक वर्ल्ड के एवरेज बायो प्रोडक्टिविटी की वैल्यू के बराबर बायो प्रोडक्शन करती है। तो ये क्रॉपलैंड के एक ग्लोबल हेक्टर में क्या होगी, कम हेक्टर्स आएंगे क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, तो उसकी कम रीजन पे ज़्यादा बायो प्रोडक्शन, बायो प्रोसेस यानी सर्विसेज ज़्यादा है। और दूसरी साइड पे ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड, उसकी बायो प्रोडक्शन कम होती है, तो उसके ज़्यादा एक एक ग्लोबल हेक्टर में ज़्यादा हेक्टर्स आएंगे विद वर्ल्ड एवरेज बायो प्रोडक्टिविटी।
व्हेन बोथ आर एक्सप्रेस इन ग्लोबल हेक्टेयर ह्यूमन डिमांड कैन बी डायरेक्टली। ये आसान हुआ कि हम अगर दोनों को सेम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर कंपैरिजन आसान, अगर दोनों के लिए डिफरेंट यूनिट तो फिर मसला। तो आसानी से हम ओवरशूट लेवल डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ें थे कि जो कम्यूट करते सॉरी जो हम कैलकुलेट करने के लिए फुटप्रिंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो 6 मैन कंपोनेंट जो हमने बात की। लेकिन ये बस चीज़ें ये कैलकुलेट नहीं करती। एक, इट अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, इट डू नॉट अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा, ये अटेम्प्ट नहीं करता। मतलब सिर्फ ऑन द स्पॉट बताता है कि एक साल में हमने ओवरशूट यूज़ किया है, ओवरशूट गए हैं या इकोलॉजिकल रिजर्व के फॉर्म में है या क्या है। इंडिकेट इंटेंसिटी विद विच अब, यानी ये याद रखिए फ्यूचर प्रोडिक्शन नहीं करते कि क्या होगा, सिर्फ ये बताते हैं कि ये साल गुजर गया, इसमें हम ओवरशूट जा रहे थे या इलॉजिकल कंजर्व कंडीशन थी या क्या था। इंडिकेट इंटेंसिटी विच इट डू नॉट इंडिकेट इंटेंसिटी विद विच बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया इज बीइंग यूज्ड, ये भी नहीं इंडिकेट करती कि एक खास एरिया किस इंटेंसिटी के साथ यूज हो रही थी। इवैल्यूएट द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इट डू नॉट इवैल्यूएट द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी ये सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा इवैल्यूएट नहीं करती है। आगे हम पढ़ेंगे, ये अब इस पे काम हुआ है, आगे हम इस टाइप में पढ़ेंगे। इंस्टेड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ पास्ट रिसोर्स डिमांड्स एंड अवेलेबिलिटी, यानी ये मैयर नहीं करती, सिर्फ ये क्या करती है, ये जस्ट हमें स्नैपशॉट्स यानी पिक्चर्स प्रेजेंट करते हैं खास टाइम पे क्या हुआ है पास्ट में। ठीक है, यानी पास्ट रिसोर्स डिमांड और उसकी अवेलेबिलिटी, यानी 2019 की बात हम करें, 2023 की बात हम नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो वो तो हमारे बिहेवियर और हमारे चेंजेस पे डिपेंड करता है कि हमने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की है। तो हम यहाँ पे फ्यूचर प्रोडक्शन नहीं होती इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में, सिर्फ स्नैपशॉट्स पिछले दौर में जो हुआ है उसके स्नैपशॉट्स प्रेजेंट करते हैं कि पिछले साल इतने रिसोर्सेज थे, बायो कैपेसिटी थी, हम इतने ओवरशूट कर गए, इतना डेफिसिट था। Main types of ecological footprints. What are the main types of ecological footprints? तो ये तीन बड़े कैटेगरीज है। Footprints are divided into environmental footprints, ये जो ज़्यादातर हम डिस्कस करते जा रहे हैं ये environmental footprints है। Economic footprints and social footprints, ठीक है, या तीनों को कंबाइन करके कंबाइंड इन्वायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक फुटप्रिंट, बस एक पेड़ उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं, उसमें ये सारे एस्पेक्ट लेते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा ना कि ये सिर्फ ज़्यादातर ये नहीं लेता था, लेकिन इस पे रिसेंट जितनी भी डाटा है तो इकोनॉमिक डायमेंशन पे यानी इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स पे भी काम हुआ है और सोशल फुटप्रिंट्स पे भी काम हुआ है। तो तीन बड़े कैटेगरीज है फुटप्रिंट्स के, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स एंड सोशल फुटप्रिंट्स, या तीनों को कंबाइन करके। द इकोनॉमिक फुटप्रिंट रेफर्स टू द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी एक इदारा है, एक कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, इसको कैलकुलेट करना, इसको हम इकोनॉमिक फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी हम कहते हैं कि इम्प्रूव्ड है, हाई है बहुत ज़्यादा, और इस तरह। Environmental footprint refer to the fact that there can be no business without protecting the environment and the resources that surround a company। ये तो बस आसान है, हम जो इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं ज़्यादातर ये मेन फोकस है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स पे, साथ साथ ये फिर सपोर्ट भी करते हैं इकोनॉमिक और सोशल फुटप्रिंट पे, यानी ब्रॉड कैटेगरी। तो ज़्यादातर हम एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स पे फोकस करते हैं इकोलॉजी में, ये के लेकिन ये भी इसके एस्पेक्ट्स है। ठीक है, यानी एक इदारे के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वो इंडस्ट्री है, वो स्कूल है, वो कोई इदारा है, यूनिवर्सिटी है, या कोई कंट्री है, या कोई रीजन है, एशिया है, ये सब। तो इसको हम इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और ये सब चेक करके, ये सब रिलेटेड है तीनों कैटेगरीज। इन्वायरमेंटल तो ईजी है। द सोशल फुटप्रिंट इज द रियलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स इकोसिस्टम। सोशल फुटप्रिंट के रियलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्न, यानी सोशल एटीट्यूड्स या एक्टिविटी या परफॉर्मेंस ऑफ अ फैक्ट्री, ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ अ रीजन। ठीक है, इफ द इकोसिस्टम इज नॉट वेल द कंपनी कैन नॉट डेवलप इटसेल्फ सस्टेनेबली। ईच
footprint indicate particular class of pressure shared with process, product or activity from the life cycle perspective. ये तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर यानी सोशल फुटप्रिंट क्या है, द रियलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ अ कंपनी, यानी जो इफेक्ट्स है आउटवर्डनेस है किसी कंपनी की, यानी उसका रोल उसकी जो इसका जो रोल है वो क्या है सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट बाकी किस्म के फुटप्रिंट्स पे क्या है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसकी स्ट्रेटजीज वगैरह वो किस तरह है कि वो या वो सस्टेनेबल यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको हम सोशल फुटप्रिंट यानी वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम करने में क्या रोल प्ले कर रहा है, या वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए यानी उसके जो यूज़ है, इनपुट्स है और आउटपुट्स है, उसमें कंपैरिजन करवाना, इसको सोशल फुटप्रिंट्स कहते हैं। सोशली यानी क्या रोल है अर्थ के ग्लोब में एक कंपनी का। ये फिर देखिए सेवरल फुटप्रिंट आर आइडेंटिफाइड एज अ की फुटप्रिंट बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज पर बनाए हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स, वाटर फुटप्रिंट्स, एनर्जी फुटप्रिंट्स, नाइट्रोजन फुटप्रिंट्स, फास्फोरस फुटप्रिंट्स, बायोडाइवर्सिटी फुटप्रिंट्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड लैंड फुटप्रिंट्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये है देखिए इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स, सिंपल कार्बन एमिशन वगैरह, ये तो बार बार ऊपर लेक्चर्स में यानी इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया। कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम एमिट कर रहे हैं उसके लिए कितना एरिया चाहिए, इसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। द कंबशन ऑफ कोल इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ह्यूमन मेड इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो फुटप्रिंट ज़्यादा हो रहा है ग्लोबल, और उसकी मेन वजह कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ह्यूमन की एक्टिविटी से। वाटर फुटप्रिंट, वाटर इज यूजली यूज्ड इन द प्रोसीजर ऑफ कोल वॉशिंग वगैरह, इस तरह ये तो सिर्फ एक कोल के बेस पे कुछ फुटप्रिंट लिए है, कोल से रिलेटेड फुटप्रिंट्स, ठीक है। इधर अदरवाइज आप वाटर फुटप्रिंट जर्नल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाटर हमारे इस्तेमाल से जो यानी ज़ाया होता है हम इस्तेमाल करते हैं, या ये भी बर्डन है, और हमारे जितने एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए और उसके रिसाइकलिंग के लिए कितने एरिया चाहिए, तो ये वाटर फुटप्रिंट हुआ। A water footprint of a coal industry evaluate the water utilization during the whole process of coal industry in, यानी एक कोल इंडस्ट्री है तो उसमें कोल में वाटर को धोया जाता है, ठीक है, वाटर से यानी कोल को धोया जाता है कोयले को, और उसमें बहुत ज़्यादा यानी सफाई में इस्तेमाल होता है वाटर। तो इस कंपनी का अगर आप वाटर फुटप्रिंट निकालते हैं तो यूटिलाइजेशन देखेंगे कि कितना वाटर ये इस्तेमाल करती है, ठीक है, और इसको मेंटेन रखने के लिए कितने सरफेस एरिया चाहिए कि ये वाटर दोबारा रिसाइकल हो सके। नाइट्रोजन फुटप्रिंट इस तरह, नाइट्रोजन नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि इसी कोयले में क्या होता है, नाइट्रोजन फुटप्रिंट इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन एंड मेनली कवर्स द फॉलोइंग एमिशंस, यानी इसमें सब आते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन जो यूज हो रहा है एक जगह पे, या इससे एमिशन होती है गैसेस वगैरह की, तो ये भी नाइट्रोजन फुटप्रिंट में आता है, ठीक है। तो यानी अर्थ के आप नाइट्रोजन फुटप्रिंट लगाते हैं तो, या एक इकोसिस्टम के आप लगाते हैं तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जितना नीडेड है इसको, और उसकी रिसाइकलिंग के लिए कितने सरफेस एरिया चाहिए, तो इसको नाइट्रोजन फुटप्रिंट कहते हैं। सल्फर फुटप्रिंट भी इसी तरह है, ठीक है। अब फर्दर फुटप्रिंट्स को कुछ और कैटेगरीज में, कुछ और बेसिस पे कंजम्पशन कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। तो उसमें एक जो ऊपर हमने पढ़े उसमें से ही है कार्बन फुटप्रिंट, जो होम एनर्जी यूज़ और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होते हैं, फूड फुटप्रिंट, हाउसिंग फुटप्रिंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट। तो ये जल्दी एक नज़र देके ये देखिए, एवरेज पर कैपिटा फुटप्रिंट इन ग्लोबल हेक्टर्स बाय कंजम्पशन कैटेगरी। कंजम्पशन कैटेगरी ये चार है, कार्बन फुटप्रिंट, फूड फुटप्रिंट, हाउसिंग फुटप्रिंट, गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट। यानी ये एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, आप कहेंगे फूड भी कार्बन ये है, लेकिन ये फूड की शक्ल में है। इधर हम फ्यूल्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे गाड़ी वगैरह अपनी एक्टिविटी से, ठीक है। तो ये कंजम्पशन कैटेगरीज है फॉर कार्बन यूज़, फूड, हाउसिंग के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए।
ठीक है, तो टोटल ये 23.47 है। तो ये क्या है, एवरेज पर कैपिटा फुटप्रिंट इन ग्लोबल हेक्टेयर बाय कंजम्पशन कैटेगरी। तो कंजम्पशन 6.77, 7.13, 2.79, 6.78, ये भी कुछ पहले के फाइंडिंग्स है। यानी इस समझ आ रही ना कि कार्बन फुटप्रिंट का वेटेज कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है ओवरऑल ग्लोबल फुटप्रिंट पर कैपिटा एवरेज। तो ये 23 बहुत हाई है, ठीक है। एवरेज पर कैपिटा फुटप्रिंट इन ग्लोबल हेक्टेयर बाय कंजम्पशन कैटेगरी। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? इज द अमाउंट ऑफ लैंड एंड ओशन एरिया रिक्वायर्ड टू absorb the carbon emission associated with the visitor home energy visitors home energy use and transportation। ये सिंपल कि कितनी एरिया रिक्वायर्ड है एक सिटी के लिए, एक फैक्ट्री के लिए, कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट करती है पर ईयर, ताकि उसको रिसाइकल कर सके। इसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। हाउ यू कैन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट? तो रिड्यूस यूर कार्बन फुटप्रिंट बाय, यानी गाड़ियों वगैरह में चलना कम करना है, ठीक है। वॉक, बाइक और टेक पब्लिक ट्रांजिट वेन एवर पॉसिबल। अवॉइडिंग अलोविंग यूर कार टू आइडल, ठीक है, यानी आप कार को अवॉइड करेंगे। इफ़ यू विल बी वेटिंग फॉर मोर देन 30 सेकेंड, टर्न ऑफ द इंजन एक्सेप्ट इन ट्रैफिक। मतलब इस तरह कि आप फॉसिल फ्यूल की ओवरऑल यूज़, कंबस्टन प्रोसेस कम करना है। तो फॉसिल फ्यूल तो एक तो बस बाइक वगैरह या पैदल चलने की कोशिश करते हैं अगर नज़दीक है, ठीक है। जहाँ पे गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बस गाड़ी को बहुत कम इस्तेमाल करना है। साथ में अगर गाड़ी में है, रश वगैरह है, तो बस इंजन को स्टॉप करना है, स्विच ऑफ करना है, ताकि कंबस्टन स्टॉप हो जाए, कार्बन एमिशन कम हो जाए। इंस्टॉल कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब्स वगैरह, ऐसे बल्ब्स वगैरह, ठीक है, इस्तेमाल करने हैं जिससे कार्बन एमिशन कंबस्टन कम हो। कीप थर्मोस्टेट रिलेटिवली लो इन विंटर एंड ईज अप ऑन द, यानी सर्दियों में हम लोग गीजर्स वगैरह लगाते हैं और थर्मोस्टेट बहुत हाई रखते हैं, हाई रेंज पे रखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्माइश, वो हीटर है या ग्रीजर्स वगैरह है, ये सब। और इस तरह एयर कंडीशंस के साथ गुजारा करना है गर्मी में, ठीक है। तो ये सब कंबस्टन कार्बन एमिशन कम करे। क्लीन और रिप्लेस डर्टी, यानी इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह या फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग के थ्रू होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमारे डैम्स वगैरह है उससे भी बनते हैं। क्लीन और रिप्लेस डर्टी एयर कंडीशनर फिल्टर्स आर रिकमेंड टू कीप। ये आसान है। ड्राई यूर क्लॉथ आउटसाइड वेन एवर पॉसिबल, यानी हम ड्रायर मशीन में यूज़ करते हैं तो उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। डिफ्रॉस्ट यूर रेफ्रिजरेटर, तो आप बाहर धूप में आमतौर पे बस खुश किया करें, यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रायर सन के थ्रू, यानी आम धूप के थ्रू खुश करने चाहिए। डिफ्रॉस्ट यूर रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर रेगुलरली। डिफ्रॉस्ट मतलब कि हम रेफ्रिजरेटर लगा लेते हैं तो उसमें बर्फ़ जम जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी कूलिंग वगैरह और उसकी एनर्जी, तो डिफ्रॉस्ट मतलब कि कभी-कभी स्विच ऑफ भी किया करें रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स वाले। चूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, इसके अलावा ऐसे अप्लायंसेस, बर्तन वगैरह या जो एक टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस है उसको यूज़ करना है जो एनर्जी सेविंग हो। फूड फुटप्रिंट क्या है? द फूड फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ क्रॉप लैंड, पास्चर लैंड एंड मेरीन फिशरीज सपोर्टिंग एनुअल फूड कंजम्पशन। ये तो आसान है कि फूड फुटप्रिंट क्या है, कि द अमाउंट ऑफ क्रॉप लैंड, पास्चर लैंड एंड मेरीन फिशरीज सपोर्टिंग supporting annual food consumption plus the land and ocean area required to absorb the carbon emission associated with the food production, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुआ? फूड फुटप्रिंट के जो फूड रिक्वायर्ड है एक इलाके को, एक सिटी को, एक कंट्री को, उस में जितनी भी एरिया रिक्वायर्ड है कि फिशेस है, वो क्रॉप लैंड्स है, या जो भी एरिया है जो फूड सपोर्ट प्रोवाइड करती है या फूड प्रोवाइड करती है और उससे जो वेस्ट वगैरह बनते हैं उसको सिमुलेट करने में इस्तेमाल होती है, उन सब एरिया की कंबाइन कैलकुलेशंस को हम क्या कहते हैं? फूड प्रिंट कहते हैं। हाउ कैन यू रिड्यूस योर फूड प्रिंट? तो ईट लो ऑन द फूड चेन।
मैंने आपको कहा था कि लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ओमनिवोरस है इंसान, तो लोअर ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स वगैरह के प्रोडक्ट्स पे फीड करना चाहिए। शॉप ऑफन एट फार्मर मार्केट्स और नेचुरल फूड स्टोर्स। सेलेक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड, मतलब बस फूड बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं तो उस पर भी खर्चा होता है फैक्ट्रीज वगैरह में। सेलेक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड व्हेन दे कैन ईट फीवर बिग मील्स। ठीक है, ईट फीवर बिग मील्स यानी बहुत ज़्यादा कम खुराक ज़रूरत के मुताबिक करना है। मेंटेन अ गार्डन फॉर देयर वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स हैव लोअर फुटप्रिंट वैल्यू, यानी खुद अगर कोई उगा रहे सब्जियां वगैरह तो उसकी फुटप्रिंट वैल्यू और भी ड्रॉप हो जाती है। Housing footprint include the spatial area of land taken up by a particular housing unit. The housing footprint includes spatial area, जितना एरिया रिक्वायर्ड है एक इंसान को शेल्टर के लिए, या फॉरेस्ट लैंड एरिया नीडेड टू प्रोड्यूस वुड प्रोडक्ट्स टिम्बर वगैरह। ठीक है, ये भी आता है, हम लकड़ी वगैरह घर में इस्तेमाल नहीं करते, इमारती लकड़ी। द क्रॉप लैंड एरिया डिस्प्लेस्ड बाय हाउस होल्ड वाटर कंजम्पशन। ठीक है, एंड द लैंड एंड ओशन एरिया रिक्वायर्ड टू अब्जॉर्ब द कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद द हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है हाउसिंग फुटप्रिंट में, कि हाउस बनाने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए जितने रिसोर्स एरिया चाहिए उसको हम हाउसिंग फुटप्रिंट कहते हैं। How can you reduce your housing footprint? You can reduce your housing footprint by choosing furnishing that are second hand, मतलब सेकंड हैंड चीज़ें इस्तेमाल करनी। बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसी केमिकल्स नहीं कि वो रहे और बर्डन बन जाए। प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल कम। वॉश कार्स रेयरली आर बेटर येट टेक देम टू अ कार वॉश। कमर्शियल कार वॉश यूज लेस वाटर पर वॉश देन होम वॉशर, मतलब आप इंसान खुद कार वॉश करता है तो खुद इतना एक्सपर्ट नहीं है तो ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है वो कम पानी ज़ाया करते हैं या कम पानी इस्तेमाल कर देते हैं एक कार वॉश पे। ठीक है, एंड दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ड्रेन यूज्ड वाटर इनटू द सीवेज सिस्टम रादर देन द स्टॉर्म ड्रेन्स। टेक शॉर्टर लेस फ्रीक्वेंट शॉवर्स दिस। ठीक है, यानी बात वगैरह उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी तो फुटप्रिंट वैल्यू कम हो जाएगा। हाउस प्रिंट यानी आप घर के पानी का खर्चा जो है तो ट्यूबवेल वगैरह पे वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो ये सब क्या हुआ, तो वाटर भी ज़ाया और साथ में एनर्जी वगैरह भी इस्तेमाल हो रहा है। Good and services footprint. The goods and service footprint include the amount of land and ocean area required to absorb the carbon emission associated with the manufacturing transport. यानी जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से लाते हैं इस्तेमाल करते हैं उस पे जिधर भी जितना खर्चा हुआ है अर्थ का और उसके लिए जितने एरिया चाहिए कि वो सब क्या करे रिक्वायर्ड, मतलब एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बना है तो उस पे या फ्यूल बन लगेंगे या इलेक्ट्रिसिटी लगेगी या पेट्रोल लगा हुआ होगा आप तक पहुंचाने में, तो ये सब जितना कार्बन एमिशन इससे हो रहा है यानी विच आर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब द कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। कार्बन एमिशन सब में है क्योंकि फॉसिल फ्यूल सब पे तकरीबन लगते हैं। हाउसिंग आप इस्टेब्लिश करते हैं, ब्रिक्स वगैरह लेकर आते हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल लगता है। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोज या ईंटें पकती है भट्टियों में तो उस पर भी खर्चा होता है कोयले की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स, कि गुड्स आप तक जो पहुंचते हैं सामान वगैरह आपके घर के ये ठीक है अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं इस पे जितना खर्चा हुए फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का इससे कार्बन एमिशन उसको गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट्स कहते हैं। The land area used for commercial activity and the forest area required to produce pulp and paper products. पेपर वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट एरिया वगैरह ये सब पेपर इस्तेमाल होते हैं हर घर में तकरीबन, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसके लिए कितने एरिया चाहिए, इसको भी गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट कहते हैं। ये याद रखिए ये सब फुटप्रिंट्स ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, आगे हम प्रोज एंड कॉन्स में बात कर रहे हैं तो ये सब ओवरलैप भी कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या फिर क्या है और ये क्या है, तो इसमें तकरीबन ये ओवरलैपिंग इंटरफेयर करते हैं। बाय लेस रिप्लेस एटम ओनली व्हेन यू रियली नीड टू रिसाइकल ऑल यूर पेपर ग्लास एल्यूमिनियम एंड, यानी ज़्यादातर चीज़ें रिसाइकल करनी चाहिए बजाय के ये थोड़ा सा यूज़ किया गिरा दिया और नया आप ले रहे, तो गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट आपका कम हो जाएगा उसकी वैल्यू। Pros and cons of ecological footprints. What are the advantages या the strong points and weak points of ecological footprints? ठीक, pros and cons of ecological footprint mean advantages and disadvantages of ecological footprint.
तो फर्स्ट एडवांटेजेस, सिंगल यूनिट दैट अलाउ डिसएग्रीगेशन ऑफ, बहुत ज़्यादा चीज़ों की इंडिकेशन करवाता है कि कौन दुनिया में कहाँ पे ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की, और ओवर बर्डनिंग कर रहा है अर्थ को, और बाई कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है किस कंट्री की। और यानी हमने पढ़ा कि इकोलॉजिकल रिजर्व में कौन से कंट्रीज़ है, इकोलॉजिकल मतलब डेप्टर्स की कंट्रीज़ कौन से है, और इस बेस पे फिर स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये डिसएग्रीगेशन मतलब बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करता है बायो प्रोडक्शन के लिए, अर्थ की सस्टेनेबिलिटी के लिए। क्लियर हुआ? तो इट इज़ एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। हमने कहा कि एक वैल्यू होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप इससे निकाल सकते हैं, इंडिकेशंस निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों की इंडिकेशन करता है, मतलब अर्थ स्टेबल है, ओवर शूट है, कौन सी कंट्री ज़्यादा खर्चा कर रही है, ओवर यूज़ कर रही है, जो पूरी दुनिया के लिए मसला काज कर रही है, इस तरह ये सब इंडिकेशन आप। तो हमने पढ़ा कि ग्लोबल फुटप्रिंट्स वैल्यू है, नेशनल फुटप्रिंट्स वैल्यू है, सिटी वाइज फुटप्रिंट वैल्यूज है, पर कैपिटा वैल्यू है, नंबर ऑफ प्लैनेट्स बेस वैल्यूज है। तो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि ये रीजन यूरोप है, अमेरिका या जो भी है, ठीक है, कि ये रीजन बहुत ज़्यादा ओवर जा रही है और पूरे अर्थ के बाई कैपेसिटी में इसका जितना रोल है उससे हद से ज़्यादा ये इस्तेमाल करे दूसरे लोगों के, यानी अदर रीजन से ये रिसोर्स इस्तेमाल करे, अर्थ को डिस्टेबलाइज कर रहा है इस तरह। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिकेशन, चीज़ों की इंडिकेशंस करते हैं, ठीक है। तो डिसएग्रीगेशन मतलब इससे बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हमें होती है। इट कुड बी वाइडली अप्लाइड टू वेरियस प्रोग्राम्स, और इस तरह हमने पढ़ा कि डिफरेंट लेवल्स पे हम इसको अप्लाई कर सकते, कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सिटी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक स्कूल के लेवल पे, एक एक्टिविटी के लेवल पे, एक प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मे बी टॉप डाउन और बॉटम अप, दोनों साइड पे। ये मैंने बताया कि आप ग्लोबल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और लोवेस्ट से लोवेस्ट एक इंसान, एक छोटे से घर या एक इंडिविजुअल पर्सन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू इसके लिए निकाल सकते हैं। इट इज़ यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी, और ये मैंने आपको बताया कि आप कह देते हैं कि इस साल या पिछले साल इतनी ग्लोबल फुटप्रिंट वैल्यू थी, हम ओवरशूट कर रहे थे इतने परसेंटेज के साथ, जैसे हमने पढ़ा 64% या 60%, यानी 20 बिलियन है ग्लोबल हेक्टर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ग्लोबल, और 22.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टर्स जो है वो बायो कैपेसिटी है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, 74 या 70% या 64% तकरीबन डिफरेंट रिसोर्सेज ने डिफरेंट दिए, तो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, फास्टर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो ये एक कम्युनिकेशन के लोग पूरी दुनिया में लोगों के साथ फ़िक्र हो जाएगी, दुनिया में जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के तौर पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज़ से इंक्रीज़ करे, और स्ट्रेटजीज़ बनाएं आगे ऐसे कि ओवर शूटिंग से हम बच जाएं और कम से कम ओवर शूट करें ताकि अर्थ स्टेबल रहे। द मेथड इज कंस्टेंटली बीइंग अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड बाय ग्लोबल। ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि ग्लोबल फुटप्रिंट वर्क ये नहीं है कि बस 10 साल बाद 20 साल बाद, ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली ये अपडेट करते जाते हैं अपने डाटा को। इट इज एबल टू इंडिकेट द नेचर ऑफ लिमिटेड नेचुरल कैपिटल। ये तो मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर, डिसएग्रीगेशन ऑफ इंडिकेटर्स, तो इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ लिमिटेड नेचुरल कैपिटल, यानी ये ग्लोबल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बताता है कि आपके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज है, आप ओवर यूज कर रहे नहीं कर रहे। तो इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ लिमिटेड, यानी कि हमारे पास ये अर्थ जो है इसकी रिसोर्सेज फाइनाइट है, अगर हमने इसको ओवर यूज किया तो ये खत्म हो जाएगी, पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। इट क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी एज अ पॉलिसी टूल, ठीक है, यानी इस ये क्रेडिबिलिटी को पॉलिसी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या यूज़ करते हैं, यानी हम पॉलिसी मेकिंग में इसका इफेक्ट इंक्लूड करते हैं, इसके बेस पे हम पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। यानी इट क्रिएट्स बिलीफ टू फॉर्म अ पॉलिसी, यानी आप ये बुनियाद प्रोवाइड करती है कि आपने स्केच दे दिया कि इस कंट्री का बायो कैपेसिटी ये है और इसकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू ये है, ये इतना ओवरशूट कर रही है या क्या कर रही है, तो किस तरह हैंडल किया जा सकता है आगे अगले सालों में इस ओवरशूट को कम करने के लिए, तो इसके लिए वो पॉलिसी बनाएंगे।
तो ये पॉलिसी टूल की शक्ल में कि जिस बेस पे पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कंसेप्ट एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। ठीक है कि बहुत ज़्यादा पॉलिसीज इस बेस पे बनाई कि पिछले साल इस तरह हुआ था, इतना ओवरशूट हुआ था, आगे हमने क्या करना है, इस कंट्री का इतना ओवरशूट है, अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं की तो ये दिन ब दिन नीचे जा रहे। ठीक है, तो किस तरह इसको इम्प्रूव करेंगे, तो इसके लिए जब ये पॉलिसी बनाते हैं तो किस बेस पे बनाते हैं, ओवरशूट लेवल को देखते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स फिगर्स को देखते हैं। इट हैज़ एन एबिलिटी टू एनालाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेक कंसेप्ट इनटू मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट में हमने पढ़ा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी को किस में कन्वर्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट जो आम तौर पे हर किसी के बस की बात नहीं है कि समझ जाए, आम एक लेमैन या ज़्यादातर ग्लोबल पॉपुलेशन इसको सस्टेनेबिलिटी की समझ लाना कि सस्टेनेबल यूज़ किसे कहते हैं अर्थ की, तो वो नहीं समझेंगे। तो ये उस काम इसने आसान कर दिया। इसने क्या किया, इसको फिगर्स में कन्वर्ट कर देता है और हर इंसान को रियलाइज करता है कि आपका इम्पैक्ट अर्थ पे क्या है। आप ओवर यूज कर रहे हैं, फास्टर यूज कर रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपकी एक्टिविटी का। और इसी तरह ये भी एप्लीकेशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, कि सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना और उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना ताकि इम्प्रूव करे। तो ग्लोबल लेवल की वैल्यूज़ होती है और हर इंसान हर कंट्री को रियलाइज़ करती है कि आपका क्या रोल है इसमें सस्टेनेबिलिटी में, आप पीछे है आगे है क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो ये देखिए, यूज़ हाइपोथेटिकल लैंड, ज़्यादातर हाइपोथेटिकल है। ठीक है, विच डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल लैंड यूज, मतलब ग्लोबल हेक्टेयर जो है ये हाइपोथेटिक। इट ओवर सिंप्लीफाई द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई करती है नेचुरल रिसोर्स के, यानी बाकी ये रिसोर्स यूज इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व है, तो आप इतने आसानी से कैलकुलेशन नेचुरल रिसोर्स की यूज़ की नहीं कर सकते। तो ये इतने आसान एक फिगर में लाना, ये बाज़ लोग समझते हैं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये नेचुरल रिसोर्स की यूज़ की, यानी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो उसमें मिस्टेक्स एरर्स हो सकते हैं। इट्स रिस्क हैविंग अ डबल काउंटिंग, बाज़ लोग डबल यानी बाज़ रीजन ई की एक्टिविटी है, लेट से आगे हमने पढ़ा ना कि फूड एंड गुड्स फुटप्रिंट और उधर सब में कार्बन एमिशन, तो अगर ई की एक्टिविटी की जो वेस्ट रिलीज है वो दोनों में काउंट हुआ, या ई की इलाका है दो जगहों पे उसकी कैलकुलेशन हुई और दोनों एक्टिविटीज़ में आपने उसके वेटेज कंसिडर किया, तो ये तो गलत कैलकुलेशन पर हुई, तो हैविंग अ डबल काउंटिंग रिस्क, इसमें ये रिस्क होती है कि एक एक्टिविटी एक रिसोर्स यूज़ आप दो डिफरेंट जगहों पे, यानी उसका यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने एक जगह पे भी इस्तेमाल किया, यानी इंसान है कार्बन एमिशन है, मैंने ये भी किया कि ये फूड इस्तेमाल कर रहा है, इसके कार्बन एमिशन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए जो एरिया चाहिए, और दूसरी साइड पे हाउस का भी कहा, गुड्स का भी कहा, तो ये सब तो मिक्सअप भी हो सकते हैं। ठीक है कि कार्बन एमिशन ऑफ व्हाट, तो कार्बन एमिशन तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन फिर उसको सेपरेट करना, तो इसी तरह एक चीज़ एक एक्टिविटी वेस्ट एसिमिलेशन एक जगह पे भी एसिमिलेट और दूसरी जगह पे, तो आप उसको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ई की जगह का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आप निकाल रहे हैं और दो दफ़ा एक फैक्टर उसमें कैलकुलेट हुआ है, काउंट हुआ है, और ज़्यादातर ये कंजम्पशंस की बात करते हैं। ठीक है, यानी वेस्ट एसिमिलेशन ज़्यादातर बात नहीं होती, ये आजकल इस पे काम हुआ है कि वेस्ट एसिमिलेशन पे भी काम, सिर्फ कंजम्पशन पे ज़्यादा यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कंसेप्ट कड़ा है। इट डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर पॉलिसी गाइडेंस एक्सेप्ट फॉर द सब्सट्रैक्शन ऑफ कंजम्पशन, यानी क्लियर पॉलिसी गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करती, सिर्फ बस कंजम्पशन पे काम करती है, मतलब कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, मेथडोलॉजी इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सम टाइम इट इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चनेबल अजम्पशन, और बाज़ जगहों पे यानी इसके जो वैल्यूज़ है तो वो क्या होते हैं एम्बिगुअस एजम्पशंस पे या कंफ्यूज्ड एजम्पशंस पे, ये जो खुद क्लियर नहीं होते, यानी उस पे खुद क्वेश्चन उठता है, तो उस पे ये बेस्ड होते हैं इनके स्टडीज़ और कैलकुलेशन। ये इसकी समरी है, ये मैंने बताया, सिंगल यूनिट इंडिकेटर दैट अलाउ डिसएग्रीगेशन,
वाइडली एप्लीकेबल टू एक्टिविटी बोथ टॉप डाउन और बॉटम अप, ये हमने पढ़ा। तो इसमें आप एक नज़र इसको फिर देखें। हाउ यूजफुल, इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी है, सिंपल है। मैंने आपको बताया कि एक फिगर के फॉर्म में इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को, सस्टेनेबिलिटी को लेकर आना बहुत ज़्यादा एक कमाल की बात है। क्लियर इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, ये भी बताता है हर साल की डेटा अगर आप देखें तो फिर बताए कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी से दूर जा रहे हैं। क्लियर इंडिकेटर ऑफ रिसोर्स इंजस्टिस, यानी ये भी आपको क्लियरली बताता है, पूरा स्केच हमने अपने पढ़ा कि कौन सी कंट्रीज दुनिया के वो डेब्टर है और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, यूएसए, कतर, इस तरह ये दूसरे जो है। तो नेशनल फुटप्रिंट कंपैरिजन भी करते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट बताता है कि रिसोर्स इनजस्टिस होती है दुनिया में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। ये मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें ये एक्सक्लूड करते हैं जो सिस्टमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता एरोड करते हैं नेचर कैपेसिटी बाई कैपेसिटी को, यानी वो फिर रीजनरेशन एबिलिटी, यानी हमने देखे ज़्यादातर डायग्राम्स में हमने देखा कि बस बाई कैपेसिटी कांस्टेंट, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ आ रहे कि अर्थ के बाई कैपेसिटी एबिलिटी को, यानी रीजनरेशन एबिलिटी को या सिमुलेशन ऑफ वेस्ट की एबिलिटी को कम करवाते जा रहे। लेकिन फुटप्रिंट कैलकुलेशन में ये अक्सर नहीं कैलकुलेट होती, एक्सक्लूड करते हैं कैलकुलेशन में। यूज ऑफ मटेरियल फॉर विच द बायोस्फीयर हैज़ नो सिग्निफिकेंट एसिमिलेशन कैपेसिटी, यानी वो एसिमिलेशन नहीं करते, तो इन मटेरियल का यूज एक्सक्लूडेड है, मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में ये कंसिडर नहीं होती। यानी प्लूटोनियम है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है, तो ये एसिमिलेट ही नहीं करती, ज़ीरो एसिमिलेशन कैपेसिटी है नेचर की, तो इसको काउंट ही नहीं करते। हालांकि ये तो बहुत, यानी एक केमिकल है, एक बर्डन है, या दूसरे साइड पे प्रोसेस दैट इरिवर्सिबली डैमेज द बायोस्फीयर, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे प्रोसेस जो इरिवर्सिबली डैमेज करते हैं बायोस्फीयर को, तो ये भी इन कंसिडरेशन नहीं लिए जाते इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। यानी स्पीसीज एक्सटेंशन हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, यानी एक्विफर यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम वगैरह के डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, ये ज़्यादातर आजकल, ये पुरानी बातें हैं लेकिन आजकल ये इन कंसिडरेशन लिए जाते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। एग्रीगेट इंडिकेटर हाईलाइट्स कनेक्शंस ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शंस, ये एक वीक डिसएडवांटेज है कि जब आप एक इंडिकेशन देते हैं कि इधर उधर ये रिसोर्सेज है और बाई कैपेसिटी इस फ्लामल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर डिमांड, तो ये इंसान कंपटीशन में आ जाते हैं, ये कंट्रीज़ कंपटीशन में आ जाते हैं। पावरफुल वंस जो है वो उन मुल्कों तक अप्रोच, यानी सूरीनाम और गयाना, गैबन, ये हमने देखा ना कि इनकी रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस है, तो ये मुल्क, ये इंसान आपस में झगड़ना और फाइट करना शुरू कर देंगे, कंपटीशन शुरू हो जाता है। एज फुटप्रिंट एक्सीड बाई कैपेसिटी, ह्यूमन यूज ऑफ नेचर बिकम कम्पिटेटिव विद ईच अदर बाई कैपेसिटी यूज बाई वन इकानमी अनअवेलेबल टू अदर, तो फिर जोर ज़बरदस्ती करते, रिसोर्सेज के लिए जंग करते, क्योंकि एक फुटप्रिंट से तो पता चल जाता है कि इधर रिसोर्सेज ज़्यादा है, ये मुल्क डेबिटर है, और इधर रिसोर्सेज कम है और उधर रिसोर्सेज ज़्यादा है, इसकी अपनी डिमांड कम है, तो ये लोग फिर क्या करते, उस रिसोर्सेज को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये इंग्लैंड की एक एग्जाम्पल है। फ्यूचर सिनारियोस क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ओनली 9 बिलियन बाय 2050 इफ एवरीवन स्टार्ट विद 2 चाइल्ड फैमिली टुडे, ये यूनाइटेड नेशन एस्टीमेट है, यानी 2050 में एस्टीमेट लगाया जाता है कि 9 बिलियन होगा पॉपुलेशन। तो हाविंग ऑफ द रिसोर्स कंजम्पशन इन OECD कंट्रीज, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो वो रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इसके जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू लेट्स से 4 है तो उसको कम करना, हाफ करना, 2, ठीक है, 2 तक लाना, या एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, यानी सब के लिए एक दरमियाने दर्जे के लाइफस्टाइल, ठीक है, 3.3 ग्लोबल हेक्टेयर फुटप्रिंट लेट्स है, इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रियन, यानी उसमें 6 वगैरह है,
बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव स्पेस नीडेड टू सपोर्ट 9 बिलियन। अब हमने कहा कि 9 बिलियन पॉपुलेशन होगी 2050 में, तो 29.7 बिलियन हेक्टर ये चाहिए किसके लिए? बायो कैपेसिटी चाहिए, स्पेस चाहिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव स्पेस चाहिए। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव स्पेस ऑन अर्थ लेकिन कितना है? डिमांडेड इतना है और अवेलेबल कितना है? 11.2 बिलियन हेक्टर। सो नंबर ऑफ प्लैनेट्स नीडेड, यानी ये फुटप्रिंट होगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा 29.7 बिलियन ग्लोबल हेक्टर्स। यहाँ पे ये पुराने कुछ स्लाइड्स है, इस वजह से इसमें ग्लोबल हेक्टर, लेकिन ये असल में ग्लोबल हेक्टर्स है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव स्पेस ऑन द प्लेनेट ये है। सो नंबर ऑफ प्लेनेट नीडेड टू सस्टेन 9 बिलियन पीपल लिविंग ऑन 3.3 हेक्टेयर फुटप्रिंट इज 2.65 प्लैनेट्स। तो हमें 2.5 प्लैनेट्स चाहिए या 2.65 प्लैनेट्स चाहिए होंगे 2050 में, अगर ये हालत रही जिस तरह हम चल रहे हैं और रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ्यूचर सिनारियो ओवरशूट एलिमिनेट करने के पीछे ये लगी है, लेकिन इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। ओवरशूट कैन बी एलिमिनेटेड ऑन डिमांड साइड। तो एक साइड पे आप डिमांड कम करेंगे, तो यानी ओवरशूट दो तरीकों से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ये कि आप डिमांड कम करें, दूसरा ये कि आप सप्लाई ज़्यादा करें। तो डिमांड क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू कम करनी पड़ेगी ग्लोबल, और बायो कैपेसिटी वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये सिर्फ सप्लाई साइड। सो लोअरिंग, तो आप डिमांड साइड पे किस तरह रिड्यूस करेंगे ह्यूमैनिटी का फुटप्रिंट? ठीक है, डिमांड साइड पे रिड्यूसिंग द ह्यूमैनिटी फुटप्रिंट किस तरह रिड्यूस करेंगे? तो लोअरिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन कम करने की, तो वो किस तरह? दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क। रिड्यूसिंग पर कैपिटा कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी हर कंट्री के या पूरे अर्थ के। इम्प्लीमेंटिंग मोर रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिसोर्स से ज़्यादा यानी हमें रिसाइकलिंग और अवेलेबल कर सके फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कि उस पर खर्चा ज़्यादा ना हो। ओवरशूट कैन बी एलिमिनेटेड सप्लाई साइड पे, मैंने जैसे कहा कि दो तरीके ओवरशूट को कम करने का। एक तरीका यह है कि आप डिमांड कम करें, यानी डिमांड किस तरह कम करेंगे? रिड्यूसिंग ह्यूमैनिटी फुटप्रिंट। तो तीन मेन उसके: लोअरिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग पर कैपिटा कंजम्पशन, एंड इम्प्लीमेंटिंग मोर रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंटिंग मोर रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई साइड पे किस तरह इंक्रीज करेंगे ग्लोबल बायो कैपेसिटी? तो उसकी इंक्रीज किस तरह करेंगे? एक्सपेंडिंग ग्लोबल बायो प्रोडक्टिव एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा बायो प्रोडक्टिव एरिया। इस पे अंदर एक क्वेश्चन मार्क है कि वो फिर बायोडाइवर्सिटी को किल करते हैं। आप बायो प्रोडक्टिव एरिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप खेत वगैरह लगा रहे, सबसे प्रोडक्टिव एरिया तो वो है, तो आप उधर फॉरेस्ट घटा रहे, तो फॉरेस्ट घटा रहे तो एक और मसला बायोडाइवर्सिटी रिस्क पे आ जाती है। ठीक है, तो वो अलहदा एक क्वेश्चन मार्क्स है वो। ठीक है, लेकिन आमतौर पे बायो प्रोडक्टिव एरिया यहाँ पे फॉरेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इम्प्रूविंग रिसोर्स मैनेजमेंट इम्प्रूव करना, कि हम रिसोर्स से ज़्यादा यानी फ़ायदा हासिल कर सके, ये रिसोर्स ज़्यादा ज़ाया ना हो। स्ट्रेंथिंग इकोसिस्टम हेल्थ, और इकोसिस्टम को स्टेबलाइज, हर इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक मैक्सिमम बायो प्रोडक्टिविटी के लेवल पे आएगा। ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि हाउ मेनी ईयर डज इट टेक टू सपोर्ट ह्यूमैनिटी 2030 में। ठीक है, 2030 में 2.6 या 2 से अबव, ये देखिए 2। 2050 में 2.6 ऑलरेडी मैंने बताया ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के एप्लीकेशन वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रीजन वाइज, कंट्री, प्रोविंस, टाउन, यूनिवर्सिटी, कैंपस, इन सब पे, एक रीजन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें स्ट्रेटजीज, पॉलिसी मेकिंग में इसकी एप्लीकेशंस है। मैंने आपको कहा कि कंट्री अपनी पॉलिसीज़ बनाती है अपनी सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, और स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्ट्स लॉन्च वगैरह करते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है या टाउन है या जो भी है, हर लेवल के ऊपर स्ट्रेटजीज जो बनते हैं, तो उस पे कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, यानी इन्फ्लुएंस होता है। पर्सनल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, हर इंसान का अपना, ठीक है, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, वो उसको देख के अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह 2-3 टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आ गए, कौन सा इको फ्रेंडली है ज़्यादा, कौन सा रिसोर्स एफिशिएंट है, इस तरह। तो टेक्नोलॉजी के
अगर आप एक प्रोडक्ट की भी इकोलॉजिकल फुट दूसरी की तीसरी की और आपने कहा कि ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इस फलां का सबसे कम है इन तीनों में से, तो टेक्नोलॉजी में एक कंपटीशन आ जाएगी। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो है वो कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं कि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेविंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हो। ठीक है, कंपीटिंग टेक्नोलॉजी ये मैंने बताया। ग्रोइंग टेक्निक्स, फील्ड टोमेटो वर्सेस हाइड्रोफोनिक टोमेटोस, तो ये तो अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ग्रोइंग टेक्निक्स मतलब ऐसे डेवलप करे कि हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कम से कम हो जाए और बाई कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके। पॉलिसी डिसीजन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का है, यानी असर होता है जब पॉलिसीज़ बनाते हैं। फॉरेस्ट वगैरह है ख़राब नहीं करते आसानी से। परचेज डिसीजन, ठीक है, परचेज डिसीजन मतलब ये तो इन्होंने शॉर्टकट दिए। परचेज डिसीजन ये कि आपने ऐसी चीज़ कम से कम ख़रीदना है, ज़्यादा, यानी आप इधर गाँव में एक चीज़ ख़रीदते हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है, यानी आपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट थोड़ा कम किया, बजाय इसके कि आप पेशावर जाए या आप किसी इस्लामाबाद सिटी जाए और फॉसिल फ्यूल जलाए और इस तरह, तो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रेज़ होता जाता है। ठीक हुआ। अदर इस तरह ये टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर वगैरह, इनमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी बहुत ज़्यादा कैंपेन चलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कंसेप्ट को आगे स्प्रेड करने में। ये तो बस ट्रेड रिलेशंस, आइडेंटिटी, रिसोर्स डिपेंडेंस ऑन ओवर स्ट्रेस रीजन, अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन फुटप्रिंट, ट्रेड रिलेशंस। ये मैंने आपको कहा ना कि अब हमने ऊपर मैप्स देखे पिछले लेक्चर्स में कि जो जो ट्रेड है कि कहाँ से कहाँ तक रिसोर्सेज जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो ट्रेड रिलेशन ये इस्टेब्लिश करने में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का है। ओवरऑल इस अकाउंट्स का, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अकाउंट्स का। इंटरनेशनल नेगोशिएशन, फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग नेगोशिएशन प्रायोरिटीज एंड असेसिंग इंटरनेशनल रिसोर्स फ्लोज, यानी रिसोर्स फ्लोज को बैलेंस करना, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मसला है, इसको यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन या इनजस्टिस ना हो, इसकी कोशिश करने में भी ग्लोबल यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का रोल होता है। यानी इसको सामने रख के ही ये सब करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की स्टडीज से, कैलकुलेशन से पता चलता है कि कहाँ पे ओवर यूज हो रहा है। सिक्योरिटी, इमर्जिंग रिस्क एसोसिएटेड विद रिसोर्स स्कैरसिटी, तो रिसोर्स स्कैरसिटी यानी रिस्क इमर्ज होते जाते हैं। ये क्लियरली बता रहा है कि हमारे रिसोर्सेज वैनिश हो रहे हैं, हमने अगर कुछ ना किया, स्ट्रेटजीज ऐसे डिज़ाइन नहीं किया, अपने बिहेवियर में चेंज, अपने एक्टिविटी में चेंज नहीं लेकर आए तो मसला हो जाएगा। ये देखें ट्रैकिंग बाय कैपेसिटी फ्लोज, ये मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से अब बहुत ज़्यादा फ्लो होती जा रही है बाय कैपेसिटी की। ये फिर एग्जांपल है, UK, a net importer of carbon intensive products and services from abroad, has exported part of its carbon responsibility. UK consume use products and services with a carbon footprint of 176.4 metric ton of carbon, millions of tons of carbon per annum, यानी इतना equal to 11.7 million tons of carbon, greater than emissions of all UK production. तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी UK कंज्यूमर्स कितने यूज़ करते हैं, यूज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद अ कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दिस वन, ठीक है, which is equal to 11.7 million ton carbon, greater than emissions of all UK production. यानी UK जितनी इमिशन कर रही है उससे 11.7 मिलियन टन ग्रेटर है इसकी कंज्यूमर्स जो इस्तेमाल करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट इसका बहुत ज़्यादा 11.7 मिलियन टन कार्बन ग्रेटर है, ठीक है। 1.17 यानी ये खुद कितना एसिमिलेट कर सकती है या रीजनरेट कर सकती है, उसके इसका फुटप्रिंट 11.7 मिलियन टन कार्बन ज़्यादा है। यूके नेट इम्पोर्टर ऑफ कार्बन इंटेंसिव, तो नेट ओवरऑल हम कहते हैं कि ये बाहर से इंपोर्ट करेगा क्योंकि इसका लोड ज़्यादा है
फुटप्रिंट और इसकी एसिमिलेशन एबिलिटी, सिक्वेस्ट्रेशन एबिलिटी ऑफ कार्बन की कम है। इस तरह ये सिस्टमेटिकली अकाउंट फॉर इकोलॉजिकल एसेट्स एंड मेजर प्रोग्रेस टूवर्ड्स, ये तो मैंने बताया कि ईयर वाइज डेटा अपडेट करते हैं और चेकअप रखते हैं और चेंज उसमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये बताते हैं कि आर वी मूविंग टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी और अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी। ये रिसोर्स एलोकेशन वगैरह में कंपाउंड इफेक्ट्स आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के कहाँ पे हम काम कर सकते हैं, रिसोर्स को बरोकार ला सकते हैं जो, ठीक है, लैंड इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। ओवरशूट डे ये तो मैंने बताया था क्लियर डिटेल से। ये भी कम्युनिकेशन टूल है ना, कि आप ओवरशूट डे बता रहे कि आगे आ रहा है तो लोगों को फिक्र होगी, फिक्र करेंगे कि हमने किस तरह इसको पुश करना है, अवेयरनेस है। ये क्विज है कि आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपनी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। ठीक हुआ। इस तरह ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो ये तो ऑलरेडी मैंने कि पॉपुलेशन अफेक्ट करता है, एवरेज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड एवरेज पर्सन कंज्यूम्स, एक बंदा एक इलाके में एक कंट्री में कितना गुड्स और सर्विस अमाउंट इस्तेमाल करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ द रिसोर्स यानी टेक्नोलॉजी लेवल क्या है उधर। व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट यू इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो ये तो आसान है कि फूड कंजम्पशन एंड द टाइप्स ऑफ फूड यू ईट। वाटर कंजम्पशन यानी आप गोश्त खा रहे तो ये लग्जरी है, आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई होगा। आप ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे डायरेक्ट तो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट लो होता जाएगा। वाटर कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे या कम कर रहे तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपका इफेक्ट होगा। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट यानी आप रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह कर रहे हैं या नहीं, बस थोड़ा सा यूज़ किया और गिरा दिया, या कम खाया और ज़्यादा गिरा दिया, तो ये मसले ये आपके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को अफेक्ट करते हैं। पर्सनल अप्लायंस यू यूज़ एंड हाउ ऑफन यू यूज़ देम, आपने कौन से टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे अप्लायंसेज एसी वगैरह, ये आप अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई होगा पर्सनल पर कैपिटा। ठीक है, यानी एक इंसान है बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन इस्तेमाल करे, दूसरा नहीं इस्तेमाल करता है, तो एक का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इन कंपैरिजन टू अप्लायंसेस यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस के एसी इस्तेमाल में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाकी एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन एक मेन एक्टिविटी ये है कि आप एनर्जी बर्डन डाल रहे हैं अर्थ पे तो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई होगा। ट्रेवल ट्रांसपोर्ट में आप कितना कर रहे हैं, आप रूटीन से गाड़ी में चलते घूमते फिरते हैं तो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई होगा। होम लोकेशन हीटिंग मटेरियल इट इज़ बिल्ट विद, आप क्या घर किससे बना है, किन चीज़ों से बनाया है, तो ये सब आपकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को क्या कर रहा है। यानी अगर ऐसे मटेरियल्स वगैरह से बना रहे कि उस पर बहुत ज़्यादा खर्च हुए अर्थ के रिसोर्सेज का तो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई होगा। अगर लकड़ी वगैरह से डायरेक्ट बनाए तो ज़्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नहीं होगा, कम होगा। ये अमेरिका का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि एवरेज अमेरिकन सिटीजन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कवर्स एन एरिया लार्जर देन 24 फुटबॉल फील्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तो अब लार्जेस्ट नहीं है, ये पुराने वैल्यूज़ है। लार्जेस्ट वो थे जो मैंने आपको बताए थे, कतर का पर कैपिटा। यूनाइटेड स्टेट भी तीसरा है या दूसरा नंबर है। सो इकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट इकोलॉजिकल, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अमाउंट एंड एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूज, एक जगह पे कितने अमाउंट और किस एफिशिएंसी यानी किस रेट से इस्तेमाल हो रही है। अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, और कितने अमाउंट में और कितना टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे पता चलता है। तो ये वैल्यूज आप देखें। ठीक है, पॉपुलेशन इनटू मिलियंस, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू हेक्टर्स पर पर्सन, तो ये अब द एशियन पैसिफिक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ऑरेंज में, और पॉपुलेशन है ये, तो इकोलॉजिकल नॉर्थ अमेरिका का देखे पॉपुलेशन इतनी कम, इसके एशिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम। ये बार बार हमने पढ़ा कि लो डेवलप कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नहीं रखते। ये हाई डेवलप कंट्रीज़ इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आबादी कम और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने बताया। ठीक है, लार्ज फुटप्रिंट कुड बी कास्ट, आपका फुटप्रिंट किस तरह फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई करना,
इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स, बाहर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स कर रहे हैं कंट्री, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन वेस्ट ज़्यादा बन रहा है, हाई फूड कंजम्पशन, मीट रिच डाइट्स वगैरह आप खा रहे हैं। और अब किस तरह रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस रिसोर्स कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत आसान है कि दोबारा बार बार इस्तेमाल करेंगे। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूज़, यानी एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूज़ ज़्यादा करें, मतलब रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इससे हासिल करें। ज़्यादा मतलब ये कि आपने एक रिसोर्स का एक अमाउंट हासिल किया तो उससे ज़्यादा अपना काम निकाले। ऐसा ना हो कि उससे आधा गिरा दे और आधा इस्तेमाल करे। रिड्यूस पॉल्यूशंस, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह कम करने से कम हो जाएगा फुटप्रिंट। एक्सपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट एक्सपोर्टेशन भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, कि आप वेस्ट किस तरह रिसाइकिल कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या ज़्यादा अमाउंट में, या टॉक्सिक वेस्ट रिमूव कर रहे हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज कैरिंग कैपेसिटी, उधर टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा कर रहे तो फैक्टर क्या होगा? ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी और या बाई कैपेसिटी या एफिशिएंसी ऑफ लैंड इंक्रीज करने के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे तो ये क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को आप कम करवाएगा। रिड्यूस पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है फुटप्रिंट को कम करने के लिए। ये मैंने बताया। स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिसाइकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी चीज़ों को ज़्यादातर रिसाइकल करनी चाहिए। रिड्यूस योर यूज़ ऑफ सिंगल यूज़, मतलब एक आप ऐसी ऐसी चीज़ें होती है सिंगल यूज़, मतलब ये प्लास्टिक के चम्मच होते हैं, अक्सर हम शॉप्स वगैरह में जाते आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो ये सिंगल 1 सेकंड या 5 सेकंड के लिए प्लास्टिक ये चम्मच बनी होती है, तो इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और चंद सेकंड के लिए 1 और 2 सेकंड यूज़ प्लास्टिक या स्ट्रॉ वगैरह जूस में इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये फिर रिन्यूअल या रिसाइकल नहीं होते। तो इस वजह से कह रहे हैं कि रिड्यूस यूर यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास है, डिस्पोजेबल प्लेट्स है, इसको कम करें, इसके इस्तेमाल को कम करें। रिड्यूस यूर वेस्ट, वेस्ट कम करना, ड्राइव लिफ्ट, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। रिड्यूस यूर वाटर यूज़, सपोर्ट लोकल्स एंड प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। सपोर्ट लोकल मतलब ये कि लोकल जगहों पे शॉपिंग वगैरह करें, ज़्यादा दूर तो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, फॉसिल फ्यूल जलेगा। ये था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट।